एक्चुअली है क्या, हमें फिर उसके ट्रीटमेंट पे आना है बाद में, कैसे कैसे हम इससे अपने आप को सेव कर सकते हैं। लेकिन पहले हम जान लें कि एक्चुअली ये है क्या। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इसका नाम है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, या इसका पहले नाम था जाइगोमाइकोसिस। इज एन अनकॉमन लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन। ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। ये कहाँ पाया जाता है? दैट इज मोस्टली अकर्स मोस्टली इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के अंदर हैं, या जिनको स्टेरॉइड चल रहे हैं, या जो ट्रॉमा का पेशेंट है, जैसे बर्न किसी को हुआ है, उन पेशेंट में ये बहुत जल्दी हो सकता है। ये क्या है? इट इज एन एक्यूट ग्रेनुलोमोटस, या जिसको बोलता है इनहेरिडिटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी। अगर कोई ऐसी इम्यूनो डेफिशिएंसी के अंदर है जो कि इनहेरिडिटेड है, मतलब बहुत पहले से ही वीक है, उसको ये हो सकता है। एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय सेवरल मेंबर्स ऑफ द फंजाई इन, जो जो ये इसका नाम है फंजस का, म्यूकोर मायोकॉन्टिया कॉन्टिना। म्यूकोर मायोकॉन्टिना फंगस का नाम है। उसके संपर्क में आने पे ये हो सकता है, अगर वो इम्यूनो डेफिशिएंट है, अगर कोई पर्सन। ये क्या करता है, फंगस क्या करता है? हैव एन इन इंट्रिंसिक एबिलिटी टू इन्वेड ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल को जो है कैप्चर कर लेता है, एंड इट इफेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और पूरे जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को ये इफेक्ट कर सकता है। मेन जो है, जो अभी चल भी रहा है, सेरिब्रो रीनल ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक मेन है जो कि जो सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, सेरिब्रो रीनल ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस। ये क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। ये क्या है? अनकंट्रोल्ड मेटाबॉलिक कंडीशन इसमें हो सकता है, जैसे कि किसी को डायबिटिक मेलाइटिस किसी को है, और उसका कीटो एसिडोसिस हुआ है उसको, यानी कि उसका ब्लड में एसिड बढ़ा हुआ है, वो मेन रिस्क फैक्टर के अंदर आता है। यानी कि जो जो डायबिटिक पेशेंट है, जो कीटो एसिडोसिस से जो है इफेक्टेड है, जिसको हम DKA बोलते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पेशेंट है, वो हाई रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। कह सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट। अब ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का हो सकता है। एक तो हमने बात करी रीनो सेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस, ब्रेन, नेजल साइनस, एंड ये यहाँ पर मोस्ट कॉमन है, यानी कि नेजल साइनस में और ब्रेन में ये मोस्ट कॉमन है। दूसरा होता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि लंग्स में होता है आपको। ये सेकेंडरी मोस्ट कॉमन है, यानी कि सबसे पहले कहाँ पे होता है? नेजल कैविटी में, यानी कि आपको मुंह से इनहेल करते हैं नेजल कैविटी में, या ब्रेन में ये हो सकता है। दूसरा पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस है, ये आपका सेकंड कॉमन है, जो कि लंग्स के अंदर हो सकता है। थर्ड वन इज क्यूटेनियस म्यूकोमाइकोसिस, जो कि स्किन पे हो सकता है, और ज्यादातर बर्न जो लोग हैं जो जल जाते हैं उनको पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोमाइकोसिस, जो कि आप कोई चीज जो अंदर चली जाती है उसके द्वारा हो सकता है, जो कि हम इंटेस्टाइन में हम बोलते हैं, उसको हो सकता है। या डिसमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस होता है, या जो ज्यादातर जो ट्रांसप्लांट किसी को होता है उसको होता है ये। या आइसोलेटेड रीनल म्यूकोमाइकोसिस, जो किडनी के अंदर कोई कैंसर वगैरह अगर हो जाए तो उसको भी ये हो सकता है। तो ये मेन तो ऊपर के दो हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, किसकी वजह से, अगर हम कौन रिस्क के अंदर ज्यादा है? अनकंट्रोल डायबिटिक मेलाइटिस अगर किसी को है, तो वो सबसे ज्यादा रिस्क के अंदर है, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है ना। इसमें 80 to 90% जो है, इसमें रीनो सेरिब्रल म्यूकोमाइकोसिस होता है उनको, ठीक है ना। एक और है डिफोरोक्सामाइन थेरेपी, अगर किसी को चलती है, ये एक इंजेक्शन आता है, जो जिसको ज्यादातर जिसका आयरन जिसके अंदर ज्यादा होता है, या एल्यूमिनियम जो टॉक्सिसिटी होती है उसमें होता है। आयरन किस में ज्यादा होता है? जिनको कि, या हम थैलेसीमिया का कोई पेशेंट है जिनको कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, उनके लिए ये इंजेक्शन लगता है, और जिनको ये इंजेक्शन लगता है उनको म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। या आयरन एंड एल्यूमिनियम का ओवरडोज है, यानी कि एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी किसी को है, तो भी म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। बर्न, अगर कोई मेजर बर्न हुआ है, तब भी ये म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। सीवियर ट्रॉमा में, ट्रॉमा जब भी, जैसे कि जैसे वॉर की सिचुएशन है,
सुनामी की सिचुएशन है, टॉर्नेडोज कहीं पे इफेक्टेड है ना, या हम कह सकते हैं कि जहां पर रेडिएशन बहुत ज्यादा है वहां पर ये हो सकता है। या एक मल न्यूट्रिशन की कंडीशन अगर किसी को है, जैसे प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन है, तो वहां पर भी ये हो सकता है, जहां हम प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं बॉडी में, तो ये उस लोगों को हो सकता है। अब ये समझते चले किसको हो सकता है, तभी हम इसके ट्रीटमेंट पे आएंगे। अदर रिस्क फैक्टर अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट विद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। अगर कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग में है, जैसे कि मुझे बहुत एलर्जी है और मुझे जो है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चल रही है, या स्टेरॉइड मेरे कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेरे चल रहे हैं, या मेरे को एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, कोई कैंसर की ड्रग मेरे को चल रही है, तो उन ये जो है सस्पेक्टेड है, इनको जल्दी से हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस। ऑर्गन या बोन मारे ट्रांसप्लांटेशन किसी का हुआ है तो उसको भी हो सकता है। न्यूट्रोपीनिया किसी को है, यानी कि अगर जो एबनॉर्मल जो ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल एबनॉर्मल है, जो न्यूट्रोफिल बहुत कम हो रहे हैं जिसके, उसको भी हो सकता है। मैलिग्नेंसीज में यानी कैंसर में, आईवी ड्रग एब्यूज, यानी कि जो कोई ड्रग लेते हैं, जो जिनको किसी वजह से ड्रग लेनी पड़ती है, ड्रग एडिक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उनको भी हो सकता है। प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट, अगर किसी का प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई है, या जिसका बच्चा जो है जिसको लो बर्थ वेट है, तो उनको जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोमाइकोसिस हो सकता है। कोई पेशेंट एचआईवी का है या एड्स का है, उनको भी बहुत जल्दी हो सकता है। क्रोनिक किडनी डिसीज जैसे सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिसीज वालों को भी हो सकता है। या लीवर सिरोसिस या हेपेटिक लीवर फेलियर जो होता है, हेपेटिक प्रॉब्लम होती है, वहां पर भी ये जो है म्यूकोरमाइकोसिस जो है हो सकता है। ये हमारे रिस्क फैक्टर है, कहां पर ये हो सकता है। प्रोग्नोसिस सर क्या है? अगर उनको जी, सर अगर उनको कोरोना नहीं भी हुआ है तब भी हो सकता है? ये हम टोटल पढ़ के चल रहे हैं, कोरोना वाले के लिए अलग से मैं बता रहा हूँ अभी। ये मतलब टोटल कहाँ कहाँ जी हो सकता है। अब कोरोना वालों को तो इसलिए हुआ है कि उनको इम्यूनो सप्रेसेंट पे रखा गया है, ठीक है ना, और कुछ और जी कॉज भी हैं, तो वो मैं बात करूंगा। लेकिन क्योंकि एक चैप्टर है तो पूरा मैं इसको लेके चलूं कि किस किस वजह से किन किन को हो सकता जी है ना। एजेंट्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस आर फाउंड एवरीवेयर एंड फ्रीक्वेंटली एयरबॉर्न। ये सब जगह पाया जाता है और एयर में भी होता है। मतलब जो ये इसका जो म्यूकोरमाइकोसिस का जो है, जो फंगस है, ये एवरीवेयर होती है, सब जगह होती है, और आपको ये अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग है ह्यूमन की, इसको फंगस अटैक नहीं करती है ये। क्योंकि जैसे हम रहते हैं तो हमारे चारों तरफ ये फंगस रहती है, वातावरण में है, कहीं भी है, मेरे रूम में भी है, सब जगह ये फंगस होती है। लेकिन क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो ये फंगस जो है हमें अफेक्ट नहीं करती है ना। इन्फेक्शन मेनली इन्वॉल्व द लंग्स, साइनस एंड द ब्रेन। ज्यादातर जो इन्फेक्शन है लंग्स को इन्वॉल्व करता है, साइनस को और ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। पैथोजेनेसिस इन्वॉल्व इन्वेजन ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स एंड कॉन्सिक्वेंट इस्कीमिया। यानी कि ये क्या करता है कि आपके ब्लड वेसल को जो है वो जो है रुकावट पैदा करता है, और आपके इस्कीमिया हो सकता है जिसमें कि आपको ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से इस्कीमिया हो सकता है। नेक्रोसिस हो जाता है क्योंकि कुछ एरिया में जो है सेल जो है डेड हो जाते हैं, टिश्यू डेथ हो जाती है। और ये जो है जहां पर ये कंटिन्यूस टिश्यू जहां जिस पे चिपक जाता है, जिस एरिया को ये अपनी कॉलोनी बना लेता है, वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है, सेल की डेथ होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए वो जो एरिया है वो ब्लैक हो जाता है वो एरिया, और जो एरिया ब्लैक हो जाती है इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस भी रखा गया है। न्यूट्रोफिल्स इसमें एक मेन रोल प्ले करता है, इसको इसको डिफेंस मैकेनिज्म का। जैसे कि हमने जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो न्यूट्रोफिल जो वो आता है जो है ना, सीबीसी जब हम कराते हैं तो न्यूट्रोफिल प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द डिफेंस ऑफ द होस्ट अगेंस्ट म्यूकोरमाइकोसिस। न्यूट्रोफिल क्या है, जो हमारा सबसे पहला जो लड़ने वाला जो है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, वो जो है डिफेंस सिस्टम जो है वो न्यूट्रोफिल करते हैं। यानी कि जिसको हम पैदल सेना अपनी बोल सकते हैं, पैदल सेना जो होती है वो उसको फाइट कर लेते हैं म्यूकोरमाइकोसिस से। कीटोएसिडोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया आर द एक्सीलेंट ग्रोथ कंडीशन फॉर दीज फंजाई। यानी कि अगर किसी को कीटोएसिडोसिस है, हाइपरग्लाइसीमिया है, या हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया जहां पर ऑक्सीजन आपकी कम होती है, उस एरिया में ये जल्दी से फंजाई हो जाता है। कीटोएसिस डिक्रीजेस इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स एंड डिलेज लोकल एग्रीगेशन एंड स्पेशली न्यूट्रोफिल्स को जो है ये जो सॉरी क्या कीटो एसिडोसिस जब हो जाता है तो न्यूट्रोफिल वहां पर कम पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। और आपको जो है वो आपकी जो भी अगर वहां पे वुंड है वो भी हील नहीं हो पाती है, जैसे कि जिसको गैंग्रीन हम बोलते हैं।
तो इसलिए जो है जब वहां पे फंगस जो है उस एरिया में जल्दी लग जाती है, जहां पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम होता है, वहां पर फंगस ज्यादा जल्दी लग जाती है। पहले मैं बात करूं रीनो सेरिब्रल जो है म्यूकोरमाइकोसिस की, ये उसकी मैंने पिक्चर ली है इसकी। इसमें क्या होता है कि हाफ जो फेस है वो थोड़ा स्वेल हो जाता है, आईज ड्रॉप कर जाती है, यानी यूनिलैटरल हेडेक आएगा आईज के पीछे, फेशियल में पेन होगा आपको, आई स्वेलिंग होगी, टोसिस हो सकता है, और विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो दो चीज दिखाई दे सकती है। नेक्रोटिक लीजन ऑफ द हार्ड पैलेट एंड नेजल म्यूकोसा, आपको जो है उस नेक्रोटिक लीजन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ईएनटी सिंड्रोम आएंगे, जैसे कि क्या, नेजल कंजेशन आपको आएगा, ब्लैक डिस्चार्ज, नेजल में से ब्लैक डिस्चार्ज आएगा, एक्यूट साइनसाइटिस हो सकता है, या एपिटेक्सिस हो सकता है, ब्लड आ सकता है नाक से या मुंह से, नाक से उसे बोल रहे हैं। तो सिस्टमिक सिम्टम्स हमारा जो एक है उसमें फीवर होता है, इसमें मतलब ये सिम्टम है जो कि आपको होंगे, और फीवर जो है वो तो एसोसिएटेड है, सबके साथ ही होता है। ये जो है जब ये आगे रीनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जब आगे चला जाता है, ब्रेन तक चला जाता है, तो ये मैंने एक उसका पिक्चर लिया है, जो सिटी स्कैन है, आप देखो कि माउथ से गया है, और ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिखा रहा है, तो इस पोर्शन में यहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस हुआ हुआ है, और ये पूरा साइनस इसने कवर किया हुआ है। जब ये ब्रेन तक फैल जाएगा तो ये आपको आईज को भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसा है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज है, इन्फेक्शन ऑफ द नेजल म्यूकोजा एंड साइनस, आपको सबसे पहली स्टेज में आपको नेजल में आपको जो है इन्फेक्शन होगा और साइनस में होगा। सेकेंड स्टेज में आपको ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, यानी कि जो आपकी आईज है, ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम इसको बोलेंगे, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम इसको बोल सकते हैं, यानी कि आपकी आईज तक ये जो है चला जाता है। थर्ड स्टेज में सेरिब्रल इन्वॉल्व हो जाता है, आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाता है, इन विच इंट्राक्रैनियल स्प्रेड occurs by on the one of the following routes। कौन कौन से, एक तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी के द्वारा जा सकता है ये अंदर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के द्वारा जा सकता है, जो ये ऑर्बिटल फिशर होती है, और कैब्रिफॉर्म पैलेट जो होता है उसके द्वारा भी जो है अंदर जा सकता है, यहाँ के द्वारा अंदर भी ये जा सकता है। ये हमने अभी उसके लिए पढ़ा था। तो सेकंड कॉमन है वो हमारा लंग्स इफेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। ओके, दैट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन आफ्टर सेरिब्रो रीनल ऑर्बिटल म्यूकोमाइकोसिस। उसके बाद का ये दूसरा है, मेनली नॉन डायबिटिक, ये नॉन डायबिटिक को हो सकता है, या ये उनको होगा जिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर है, पेशेंट है, यानी कि जो ऐसी ड्रग के अंदर है जो कि आपको इम्यूनो सप्रेशन जो लेके चल रहे हैं, या इनहेरिटेड है, यानी कि बहुत वीक है, बचपन से जो है वीक है, उनको भी हो सकता है। क्लिनिकल इनको प्रेजेंटेशन क्या आएगा, फीवर इनको आएगा, कफ विदाउट हिमोप्टाइसिस, कफ आ सकता है, कफ आएगा, और आपको जरूरी नहीं है कि उसमें ब्लड आए, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, है ना, और आपको जो है प्लूरिटिक रब होगा, आपको जैसे आपको इसमें से आवाजें आएंगी, आपको सांस में से आवाजें आएंगी, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी साउंड। इट अकर्स व्हेन देयर आर सिक्रेशन ऑफ और ऑब्स्ट्रक्शन इन द लार्ज एयरवेज, यानी कि आपको जो है लंग्स में से आवाजें आएंगी। क्रोनिक पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस इज रेयर रिकॉग्नाइज सिंड्रोम, ये जल्दी से पहचान में नहीं आता है, इसको हमें पहचानने के लिए सीटी ही कराना पड़ता है। एक और है जो कि मगर ये 20% ऑफ द केसेस में आता है, जो कि स्किन में होता है, जिसको हम सिस्टमिक या इसको बोल सकते हैं क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। ये कहाँ है, अगर डायरेक्ट इनोक्यूटेशन और ऑर्गेनिज्म इनटू डिस्टर्ब, जो कि किसी को ट्रामा हुआ है, बहुत ज्यादा चोट लगी है, उसके बाद वो टिश्यू जो है आपके हील नहीं हो पाए, या बर्न किसी को हुआ है, बर्न के बाद वो टिश्यू हील नहीं हो पाए, वहां पर ये हो सकता है। जो पिक्चर मैंने दिखाई है ये एक प्राइमरी स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज है, इसमें भी ये ब्लैक ब्लैक होने लगता है, तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये है था, तो मैं इसको ये इसमें नेक्रोटिक अल्सर हो जाता है। नेक्रोटिक अल्सर मतलब जहां पर सेल डेथ हो जाती है, तो वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट यहाँ पर हो जाते हैं।
एक हमारा होता है जो इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बोलते हैं इसको, म्यूकोरमाइकोसिस। ये बहुत कम होता है, 10% ऑफ द केसेस में हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस के। ये रिस्क है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, जिसको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है उसको होगा, जो मल न्यूट्रिशन के अंदर है। लो बर्थ वेट है किसी का, या प्रीमेच्योर इन्फेंट्स हैं, उनको हो सकता है। या सॉरी, जो ये पेरिटोनियल डायलिसिस जिसको होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस, उनको भी हो सकता है, क्योंकि जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनको पेरिटोनियल डायलिसिस में है वो, तो उनको भी ये म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है इंटेस्टाइन के अंदर। प्रेजेंटेशन क्या होगा इनमें? एब्डोमिनल पेन और डिस्टेंशन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, और आपके स्टूल के अंदर जो है रेड कलर का ब्लड आ सकता है, उसकी ये इसके सिम्टम है। पैथोलॉजी क्या करेंगे? जीआई नेक्रोसिस एंड प्रिफोरेशन। प्रिफोरेशन क्या है? रैप्चर्ड। इसमें क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर कोई होल हो सकता है, आपके इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो ब्लैक हो सकती है, जैसे कि ये हमने दिखाई है, ये जो है यहाँ पर ब्लैक हो गई है, ये भी फंगस लगा हुआ है इंटेस्टाइन के अंदर, और ये आपका ब्लैक हो गया, नेक्रोसिस होना शुरू हो गया है इंटेस्टाइन में। तो अब क्या करना पड़ेगा? इतना जो इंटेस्टाइन आपकी काट के बाहर निकालनी पड़ेगी। इसके बाद और है रीनल म्यूकोमाइकोसिस। ये भी बहुत कम होता है, लेकिन ये उनको हो सकता है जो रिस्क के अंदर है, कैंसर, जिनको कैंसर के अंदर है, इम्यूनोसप्रेसेंट टैबलेट ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के अंदर है, उनको हो सकता है ये, है ना। और इसमें डायबिटिक मेलाइटिस, इसमें मतलब मोस्ट ऑफ द पेशेंट में डायबिटिक मेलाइटिस होता है। वैसे अगर रिस्क फैक्टर एड्स वालों को, डायबिटीज वालों को, ड्रग अब्यूज या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किसी का हुआ है, उनको ज्यादा होता है। मेल ज्यादा इफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल, उनको ज्यादा होता है। तो ये भी है एक जो होता है, लेकिन हमें बात फिर भी हमें करनी है जो है ज्यादातर रीनो सेरेब्रो म्यूकोरमाइकोसिस की। इसका जो पैथोजेनोसिस है, पहले हम बात उसी की कर रहे हैं। तो हाउ डिसीज इज डेवलप्ड, ये तो क्लियर नहीं है, चलो हम इसकी बात नहीं करते, इसको मैं छोड़ देता हूं, आगे हम चलते हैं। जो आइसोलेटेड रीनल, ये किडनी के अंदर होता है ये भी, और इसका पिक्चर नहीं लिया है। फ्लैंक, इसमें भी फ्लैंक पेन होता है, फ्लैंक मासेज हो जाता है, रीनल एंगल टेंडरनेस हो सकती है, ग्रोस हेमेटूरिया हो सकता है, या यूरिन कंटेनिंग व्हाइट ब्लड सेल या पस आ सकता है, फीवर हो सकता है, रीनल फेलियर के केस में भी हो सकता है। तो ये हमारा रीनल म्यूकोरमाइकोसिस का है। अब इसका जैसे ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या उसका जो है टेस्टिंग क्या हो सकती है इसकी, हम उसकी बात करें। लेबोरेटरी में क्या टेस्ट होगा? एक तो टिश्यू बायोप्सी होती है इसकी, उस एरिया में से टिश्यूज लेंगे जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड बायोप्सी कहेंगे। तो या टिश्यू जो स्वैब करते हैं ना, टिश्यू स्वैब करने के बाद जो हम करते हैं, उससे ये क्लियर नहीं होता है, अनरिलायबल है वो, तो हमें गोल्ड स्टैंडर्ड में टिश्यू बायोप्सी करनी होती है। या माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें जो है 10 to 20% जो है रूटीन फंगल स्ट्रेन आपको दिखाई देंगे। फंगल स्टेन मतलब ऐसा होता है कि एक आगे से गोल होता है और पीछे की तरफ से लंबा सा तार निकला होता है, वो आपको माइक्रोस्कोप से देखने में दिखाई देगा। या अगर हम कलर की बात करें तो ये फ्लोरोसेंट ब्राइटनेस कलर का होगा। कल्चर हम इसमें लेंगे तो ब्लड कल्चर आर रेयरली पॉजिटिव, इसमें ब्लड कल्चर आपका पॉजिटिव नहीं आता है। पॉजिटिव टिश्यूज कल्चर अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू मेक ए डायग्नोसिस। अगर हम टिश्यू का कल्चर करते हैं तो वो भी जो है यूजफुल ज्यादा नहीं है। तो मेन क्या है इसका? बायोप्सी करनी पड़ेगी आपको। दूसरा है इमेज, अगर हम बात करें तो सिटी और हमें एमआरआई उसका करना पड़ सकता है। ये एक मेन जो है उसका जो है इसका जो है डायग्नोसिस है। डिटेक्ट फंगल एंजियो इन्विजन, मतलब आपको ये जो है इसका रोल क्या है, हमें फंगल इन्विजन पता लग जाएगा। बोन डिस्ट्रक्शन एंड नेक्रोसिस, कहाँ से आपको नेक्रोसिस हुआ है, बोन डिस्ट्रक्शन कहाँ पर हुआ है ये पता लग जाएगा। सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या इंट्रा क्रैनियल इन्वॉल्वमेंट आपका कितना है, ये सब आपको सिटी स्कैन से पता लग सकता है। साइनस की हमें इमेजिंग करनी पड़ेगी, यानी म्यूकोजल थिकनिंग हमें देखनी पड़ेगी, कितना थिकनेस है। चेंजेस इन एयर फ्लूइड लेवल, है ना, और कवर्नस साइनस इन्वॉल्वमेंट, कितना इन्वॉल्वमेंट है। एमआरआई प्रोवाइड्स बेटर जो है वो जो आपको जो है रिजल्ट देगा, जो है एमआरआई आपको बेटर रिजल्ट देगा। मैनेजमेंट क्या करना है हमें? हमें उसका ये मेडिसिन है जो कि हमें सिर्फ मेडिसिन तो डॉक्टर के लिए है ये बताने को,
ये मेडिसिन है कुछ जो कि दिया जा सकता है, लेकिन ये एक सिंपल जो आपको एंटी फंगल ड्रग वो इसमें काम नहीं करती है। जैसे कोई भी कीटाणुकोलाजोल या कोई भी जो इस तरह की फंगल ड्रग लेता है वो इसमें काम नहीं करती है। तो ऐसा नहीं अपने आप कोई भी मेडिसिन इसमें नहीं लेनी होती। तो कोई भी ड्रग जो है जो अभी जो चलती है वो ड्रग इसमें काम नहीं करती है, इसके लिए स्पेशल ड्रग आती है। एम्फोटेरिसिन पी करके एक इंजेक्शन आता है वो इसमें लगता है, ठीक है ना। इसमें आपको ये इस ड्रग के साथ 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 सर्जरी भी जो है बहुत जरूरी हो जाती है। सर्जरी क्या है? अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशन इज एसोसिएटेड विद इंप्रूव सर्वाइवल, क्योंकि इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है, मतलब 54% डेथ रेट है, तो इसमें जो है इसका सर्वाइवल जो है अगर सर्जरी कर देंगे तो थोड़ा बढ़ सकता है। रिमूवल ऑफ पल्मोनरी लीजन, अगर कोई लीजन हुआ है पल्मोनरी लीजन तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। एग्रेसिवली ऑल नेक्रोसिक टिश्यूज को हमें निकालने पड़ेंगे, यानी कि जो भी नेक्रोसिक हो गया जहाँ टिश्यू डेथ हो गई उन सारे टिश्यूज को हमें निकालना पड़ेगा। जैसे पैलेट पे है, नेजल कैविटी में है या आई स्ट्रक्चर में है। तो बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे उनकी आई डैमेज हो गई है, मतलब उनकी आई को निकालना पड़ गया है, जिस वजह से वहां पर उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया था, तो आई को वहां से निकाल के उसको निकालना पड़ा, है ना। एक्सीजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यूज में भी रिक्वायर्ड, अगर अब ब्रेन टिश्यूज भी जो डैमेज हो गए उनको भी निकालना पड़ सकता है आपको। रिवीजन सर्जरीज में भी रिक्वायर्ड, सर्जरी के बाद भी आपको उसको जो है आप जो ऑप्शन पे रखना पड़ेगा उसको, मतलब आपको पेशेंट को देखता रहना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन थेरेपी होती है, हाई ऑक्सीजन प्रेशर इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स टू फैगोसाइट्स एजेंट माइक्रोमाइकोसिस। मतलब एक ऑक्सीजन थेरेपी होती है, अगर हम वो देते हैं तो उसमें क्या होता है आपको न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं, और उसका जो न्यूट्रोफिल जब बढ़ जाएंगे तो फैगोसाइटोसिस बढ़ जाएगा, उसको मारने की क्षमता, और म्यूकोरमाइकोसिस को वो जो है किल कर सकता है, यानी कि उसको कवर कर सकता है। तो ये एक तरीका है। हम बात कर रहे हैं सेरिब्रो रीनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस जो है, कॉम्प्लिकेशन क्या आता है इसमें? न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हो सकता है, कोई क्लॉट आ सकता है, इन्फ्रेक्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एनोजीमिया हो सकता है, यानी कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो सकती है ना। आपको साइनस में थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या कैरोटिड आर्टरी में आपको थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। पल्मोनरी में क्या होता है? पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस हो सकता है ना, या इन्फ्रेक्शन हो सकता है, कोई वहां पे कोई ब्लड रुक जाता है तो उसकी वजह से जो है थ्रोम्बोसिस की वजह से कहीं पे ब्लड रुक जाएगा, तो वो आपका थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा लंग्स। कुटेनियस में सॉफ्ट टिश्यू लॉस, या फिर आपको वो चीज जहां पर हुआ है वो उसको काट के निकालना पड़ेगा, एम्पुटेशन उसको बोलते हैं, वो काट के उस एरिया को निकालना पड़ेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में भी मल न्यूट्रिशन आपको हो सकता है, या आपको जो है कोई भी शॉर्ट गट सिम्टम आपको आ सकते हैं। 54% जो है डेथ रेट है, हम पहले वाले की बात कर रहे हैं रीनो सेरेब्रल की, 54% डेथ रेट है, यानी कि अगर ये 100 लोगों को होता है तो 54 जो है उसमें डेथ रेट है, डेथ हो जाती है। तो बहुत ही अगर ये होता नहीं है, अगर होता है तो बहुत मतलब ये फेटल है, मतलब इसमें डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये डेथ रेट मैंने सबका लिखा है, जैसे HIV एड्स वाले तो 100% इसमें अगर किसी को होगा तो उनकी डेथ हो सकती है। डिसमिनेटेड में 90%, रीनोसाइबल में 30 to 85%, मतलब 54% इज द रेट। ये भी हमें जो है मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा तो वहां से आप देख सकते हैं। हमें प्रोटेक्शन के बारे में बात करनी है कि हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हाउ वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ बाय म्यूकोरमाइकोसिस, मतलब प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर के अंदर हम बात करते हैं, वो आता है। ये ज्यादातर जो है हमने बात, अब हम फर्स्ट और सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, रीनो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं, तो वो कहां से, हम इनहेलेशन से जाएगा। और जो स्पोर्स हैं जैसे कि ये जो आपका फंगस है, फंगाई है, ये आपके जो है नेजल कैविटी के द्वारा आपको लंग्स में या आपके साइनस में जा सकता है ना। ये जो बोलते हैं एज पर जियोलोसिस बोलते हैं एन इन्फेक्शन कॉज बाय द फंगस, ये उसका पिक्चर है। ये मैंने जो उसका ICMR की जो गाइडलाइन है उसका मैंने ये पूरा ये पे लिया हुआ है कि उसकी ICMR की गाइडलाइन क्या है। ज्यादा तो वो नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, ये नेट से निकाल के पढ़ सकते हैं क्या गाइडलाइन है, लेकिन थोड़ा सा मैंने लिखा है, उसको हम आगे देखेंगे क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। डूज क्या है?
हमें हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करना है। सबसे पहला काम है कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए। किसी को शुगर है भी या नहीं भी है, और कोविड-19 से वो अगर जो है वो रिकवर हुआ है, तो उसका समय-समय पे हमें डायबिटीज को चेक करते रहना चाहिए। समय-समय पर उसके डायबिटीज को चेक करते रहना चाहिए। यूज्ड स्टेरॉइड जुडिशियली, ऐसे ही अपने आप से स्टेरॉइड नहीं लेने हैं। बिल्कुल डॉक्टर के कंसिडरेशन में ये हमें स्टेरॉइड लेने हैं। आपको बिल्कुल ऐसा भी ये जो डिसीज चल रही है कोविड, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ। एक रिकमेंडिंग डॉक्टर के पास आपको कोविड के लिए भी वहीं पे जाना है, और साथ में आपके म्यूकोरमाइकोसिस के लिए भी उसी के पास जाना है। नहीं तो आप एकदम से अगर कोई मतलब आपके आसपास के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पर वो अपनी शुरू के डोज में आपको स्टेरॉइड देने शुरू कर देता है। तो यूज स्टेरॉइड जुडिशियली, करेक्ट टाइम, करेक्ट डोज एंड द करेक्ट ड्यूरेशन, ये मेन इसका जो है वो है। यानी कि स्टेरॉइड अगर कोई ले रहा है तो वो बहुत ही केयरफुली लेना है। यूज क्लीन स्टेरिलाइज्ड वाटर फॉर ह्यूमिडिफायर ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी। जब आप जब ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं, तो आपका जो ह्यूमिडिफायर है वो जो है आपका बहुत क्लीन होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो जो ऑक्सीजन लग रही है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो सिलेंडर हैं वो आपको अनहाइजेनिक कंडीशन से आ रहे हैं, और बहुत सारे जो नाइट्रोजन के जो सिलेंडर है उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो वो सिलेंडर उसका कॉज बन जा रहा है कि वो जो है वो सिलेंडर जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं उसकी वजह से भी म्यूकोरमाइकोसिस हो जा रहा है। तो आपके जो उसमें एक उसका प्योरीफाई लगता है उसके पहले, वो जो है आपका बहुत क्लीन होना चाहिए, या उसके समय समय पर बदलते रहना चाहिए। एंटीबायोटिक और एंटी फंगल जो है, आपको जो ड्रग है वो आपको बहुत जुडिशियली लेना है, अपने आप से नहीं लेना है, डॉक्टर के एडवाइस में लेना है। क्या आपको नहीं करना है? टू मिस वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स। आपको जो वार्निंग साइन एंड सिम्टम पे बिल्कुल ध्यान देना है, डोंट मिस। डू नॉट हेजिटेट टू सीक एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन। कोई भी अगर आपको ऐसा कोई दिखाई दे रहा है कि, तो आपको एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन से आपको हेजिटेट नहीं करना है। जैसे कि आपको जो आपको बायोप्सी हो रही है, कल्चर हो रहा है, जो भी आपकी जो ट्रीटमेंट जो भी कल निकालना है या सिटी स्कैन होना है, उससे बचना नहीं है, आपको करवा देना है उसको। डू नॉट लॉस क्रूशियल टाइम टू इनिशिएट ट्रीटमेंट फॉर द म्यूकोरमाइकोसिस, क्योंकि ये एकदम से फैलने लगता है। अगर लग गया तो एकदम से जल्दी से फैलता है। तो जो आपका जो क्रूशियल टाइम है उसको एकदम से आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, खत्म नहीं करना है। जल्दी से जो है हमें उसको डायग्नोज करना है, और उसको ट्रीटमेंट के अंदर आना है। मैनेज क्या करना है? हमें डायबिटीज को कंट्रोल करना है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को कंट्रोल करना है, स्टेरॉइड को हमें रिड्यूस करना है। इफ पेशेंट इज स्टिल ऑन स्टेरॉइड, तो उसको रिड्यूस करना है विद एम टू डिसकंटिन्यू रैपिडली। यानी कि हमें एकदम से डिसकंटिन्यू तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम जो है रिड्यूस करते चले जाएंगे। अगर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पे है तो उसको हमें डिसकंटिन्यू करना है। कोई हमें प्रोफाइलेक्टिकली जो है एंटी फंगल ड्रग नहीं लेनी है, कि हम अपने जैसे अभी मुझे कोविड हुआ है तो मैं एंटी फंगल ड्रग लेना शुरू कर देता हूं जिससे कि म्यूकोरमाइकोसिस ना हो। ऐसा हमें नहीं करना है। एक्सटेंसिवली सर्जिकल डेब्रिडमेंट टू रिमूव ऑल नेकोटिक मटेरियल्स। और डायबिटिक अगर सर्जरी की जरूरत है तो उसको भी हमें अवॉइड नहीं करना है, सर्जरी करा लेनी है, क्योंकि बहुत ये फीटल है। मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ मैंने ये पिक्चर ली है, ये कहां पर है, जैसे कि आपकी जो ब्रेड है वो रखी हुई है तो उस पर आपको फंगस हो गया है, तो ऐसे ही उसको नहीं खाते हैं, है ना? आप तो खाएंगे नहीं, लेकिन खाते नहीं है। और ये आपको उस एरिया में जहाँ पे ये रखी गई है, उस जगह आसपास के एरिया में जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, या फ्रिज में जहाँ रखते हैं, तो अब आपको उस फ्रिज को वहाँ पे क्लीन कर देना है। ठीक है ना? आपका जो भी आप गार्डनिंग कर रहे हैं, या आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आप उस पर फंगस आपको दिखाई दे रही है ऐसी, तो उनको आपको टच नहीं करना है। अगर टच करना है तो आपको ग्लव्स पहनना है, और आपको मुंह पे मास्क लगाना है ना? यानी कि जो भी गार्डनिंग आपको हो रही है, तो अभी क्या करें, ये जो गार्डनिंग अगर आपके जो बालकनी वगैरह में है, तो उसको आप थोड़ा सा दूर कर दें, और अपने घर के अंदर अगर लगाई हुई है तो उसको भी थोड़ा बाहर कर दें, जिससे कि उनको सही प्रकार से धूप जो है, मतलब सन रेज उसको लग सके, जो आपको ये फंगस खत्म हो जाए। ठीक है ना? और अपने जो हाथों से जो है इसको नहीं करना है, आपको जो सॉइल को टच नहीं करना है। ये भी आपको जो भी प्लांट्स हैं उसमें जो फंगस लगी हुई है उसको आपको टच नहीं करना है। अगर टच कर दिया है तो उसको आपको वॉश करना है, आपको हैंड को वॉश करना है अच्छी प्रकार से, या आपको ग्लव्स पहन के काम करना है, और साथ में आपको जो है मास्क लगा के रखना है। अगर आपके पौधे घर के अंदर है तो उनको जो है
आपको ध्यान से जो है इनको बाहर रख देना है बालकनी में, और उनको बहुत ज्यादा उसके पास नहीं जाना है, जल्दी जल्दी जो भी आपको थोड़ा उससे दूर रहना है। आपको मास्क पहनना है, ये मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं। वो हैंड वॉश आपको करने हैं। दूसरा, ट्रीटमेंट के अंदर मैं आऊं तो एक ये जो आपको मैंने एक ये पिक्चर लिया है, आपको जो सूरज की तरफ है, यानी कि एज आई ऑब्जर्व द फंगल इज ग्रो वेयर द नरिशमेंट इज पुअर ऑन द एक्सिस ऑफ ह्यूमिडिटी विच इम्पेयर द नरिशमेंट। जहां एक्सिस ऑफ ह्यूमिडिटी होता है आप देखोगे वहीं पे फंगस होगा, जैसे बारिश के सीजन में फंगस हो जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा धूप में आपको उसको लगाना है। अब क्योंकि नेजल कैविटी में या आपको साइनस में हो रहा है, तो आपको सूरज की तरफ को मुंह को खोल के आपको लंबी लंबी ब्रीथ लेनी है। लगभग लगभग 5 मिनट तक आपको नेजल कैविटी और माउथ की जो ओपनिंग है वो सूरज की तरफ को रखनी है। ठीक है ना? यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को हो गया है तो कम से कम दिन में 5 बार ऐसा करें। अगर प्रिवेंशन करना है, कोविड का प्रिवेंशन करना है, तो ये कम से कम दिन में 2 बार ये जरूर करें, सुबह और शाम। जो है उसकी जो रेज है उसको अपने अंदर लेना है। अगर कहीं पे सूरज की रोशनी आपको नहीं मिल रही है तो आप इंफ्रारेड लाइट का यूज कर सकते हैं। इसको भी लेके आप मुंह में आप या नेजल कैविटी में आप उसको थोड़ा सा उसको दिखाएं, जिससे कि अंदर तक ये ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा और आपको चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा उसको हेल्प जरूर मिलेगी इस काम को करने से। टीसीएम के ट्रीटमेंट के अंदर मैं आता हूं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि ये हमें स्टेरॉइड दिया जा रहा है, और स्टेरॉइड देने की वजह से ये कोविड के पेशेंट को हुआ है, या इम्यूनोसप्रेसेंट के अंदर है, और इम्यूनोसप्रेसेंट के अंदर आने के बाद, हम कोविड के अंदर आने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। तो हमें अब इम्यून सिस्टम वीक है या हम स्टेरॉइड के अंदर है, तो हमारा पहला ट्रीटमेंट है जो हमें किडनी यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर हम कोविड के अंदर हैं तब भी हम इस ट्रीटमेंट को लगा सकते हैं। वो ट्रीटमेंट हमारा है K3, K7, CV4, CV6, गवर्निंग वेसल 4, UB23, UB47, जिंगोंग। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर जिसको नहीं पता है ये नेट से निकालकर जिंगोंग की लोकेशन देख सकता है। इन सब पॉइंटों को टोन करना है। यानी कि अब मैं पहला ट्रीटमेंट आपको बताया, जो स्टेरॉइड थेरेपी से या आपको जो वीकनेस आई है उसको दूर करने के लिए आपको ये ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा मैं एक ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखना रह गया मेरा, उसके बाद बताता हूँ। एक और ट्रीटमेंट है, यू कैन ट्रीट ट्रांसफर फॉर एनर्जी पॉइंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ये पॉइंट मगर जब लगेंगे तो ये आपको इन्फ्रेंस निकाल के लगाए जाएंगे, यानी कि एनर्जी को चेक करके लगेंगे। एनर्जी चेक करना किसी को नहीं आता है तो मेरा यूट्यूब पे एनर्जी चेक करने का वीडियो है, उसको देख के आपको इसकी एनर्जी चेक करनी है। तो पॉइंट है UB67, जो कि हमारा मेटल पॉइंट है। UB666 इसका हॉररी पॉइंट है, यानी कि वाटर पॉइंट है। UB65 जो है इसका वुड पॉइंट है। UB60 इसका हीट पॉइंट है। UB58 जो है वो ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है। UB54 इसका अर्थ पॉइंट है। साथ में जितने भी पॉइंट मैंने लगाए उनके जैसे उनके सबके अर्थ पॉइंट लगाने हैं, जैसे मेटल का अर्थ पॉइंट, वुड का अर्थ पॉइंट, हीट ऑर्गन का अर्थ पॉइंट, और आपका स्टोमक का जो है अर्थ पॉइंट साथ में लगाना है। इन दोनों पॉइंट का इंफ्रेंस निकाल के अगर पॉइंट लगाएंगे तो आपको जो है ये जो स्टेरॉइड जो आपको दिया गया है इसका जो है बहुत जल्दी से रिकवरी हो जाएगी। इसके अलावा एज आई डिस्कस्ड, मैंने डिस्कस किया है कि कोविड मैनेजमेंट के वीडियो में आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम द कोविड हमें स्प्लीन एंड हार्ट डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना है। हमें स्प्लीन और हार्ट की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना है, जिससे कि कोविड में जो वीकनेस आ जाती है उसको दूर करने के लिए हमें स्प्लीन को और हार्ट को टोन करेंगे, तो वो वीकनेस हमारी जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। वो पॉइंट है हमारा स्प्लीन डेफिशिएंसी के पॉइंट है SP3, SP6, CV12, स्टोमक 36, UB20 एंड UB21 को टोन करेंगे। साथ में हम हार्ट की डेफिशिएंसी के पॉइंट है P6, H5, CV6, CV17, UB15 को हम टोन करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हमने स्प्लीन और हार्ट को टोन किया, मगर एक और कॉज भी है जो कि मल न्यूट्रिशन है। यानी कि आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। प्रोटीन जब आपको डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको जो है आपके टिश्यू जो है वो जल्दी से जो है वो हील नहीं होंगे। तो अब आपको टिश्यू को हील करना है तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की डेफिशिएंसी के पॉइंट आपको लगाने होंगे। यानी कि जो पॉइंट है स्टोमक 25, स्टोमक 36, स्टोमक 39, CV6, UB20 एंड UB27, इन पॉइंट को हम टोन करेंगे। क्लियर है? अब मैंने बताया स्प्लीन की डेफिशिएंसी पॉइंट, हार्ट की डेफिशिएंसी पॉइंट,
और हमने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन की डेफिशिएंसी पॉइंट ये हमारा सारी जो रिकवरी है इसको कवर करेगा। आप ये मत सोचे कि मैं प्रोटीन खा लूंगा, विटामिन खा लूंगा, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। जब उसका अगर आप ठीक होने होते तो आपको ये कोरोना होता ही ना, क्योंकि आपको वहां पर मेटाबॉलिज्म पूरा नहीं है, इसलिए आपको ये हुआ है। यानी कि आप जो हैं, कोरोना हुआ इसलिए है आपको क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक था। तो इम्यून सिस्टम वीक था तो आपको क्यों वीक था? आप खाना पूरा खाते हैं लेकिन इम्यून सिस्टम वीक था। तो आप ये मत सोचा कि मैं डाइट अच्छी लेकर आपको इम्यून सही करूंगा। डाइट अच्छी के साथ साथ आपको अपने ऑर्गन को भी अच्छा करना है, तभी आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो आपको आपका जो भी आपने डाइट अच्छी ली वो आपको एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर मैंने एक चीज और बताई थी, जब कोविड का हमने ट्रीटमेंट किया था, हमें लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस के पॉइंट बताए थे, लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस के पॉइंट। हम इन जो जो भी क्योंकि एकदम से जब खत्म होगा ये कोविड आपको खत्म होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस के पॉइंट आपको एकदम से छोड़ने नहीं है। वीक में एक बार या वीक में 2 बार आपको लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस के पॉइंट लगाने हैं। मैं यहाँ पर लंग्स को टोन करना नहीं बता रहा हूँ आपको। रीजन ये है कि लंग्स जो है वो हम लार्ज इंटेस्टाइन क्योंकि उसका पेयर ऑर्गन है, उससे हम ट्रीट कर रहे हैं उसको। तो मैं लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस का ट्रीटमेंट लगाऊंगा जो कि Li2, Li11, स्टोमक 37 और ST44 को सीडेट करेंगे। SP6, K6, CV4 और CV12 को हम टोन करेंगे। साथ में हम LU7 और Li6, ये ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है, ये भी हम इन्फ्रेंस निकाल के लगाएंगे। तो मेरा यहाँ पे लंग्स भी टोन हो गया, मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन भी टोन हो गया, मेरा स्प्लीन एंड हार्ट भी टोन हो गया। तो इन सब के टोन होने से मेरा जो है इम्यून सिस्टम एनहेंस हो जाएगा और मेरे को म्यूकोरमाइकोसिस का इसलिए बचाव हो जाएगा। मैं ये बचाव बता रहा हूँ। और साथ में आपको जो मैंने सन थेरेपी बताई है वो आपको लेनी है, सूरज से भी आपको थेरेपी लेनी है। इसके अलावा मेरे को एक पॉइंट बताना यहाँ पर रह गया था। मैं पूरा इम्यून सिस्टम को कवर करने के लिए हम Si3UB62, Lu7K6 और SP4P6, ये 6 पॉइंट है। Si3UB62, सेकेंड नंबर Lu7K6 और SP4P6, ये हमारी कंसेप्शन वेसल, ये हमारा गवर्निंग वेसल और ये हमारी चैंगमो वेसल। ये 3 वेसल हैं। अगर ये 3 वेसल के पॉइंट भी मैं लगाऊंगा तो मेरा जो पूरा सराउंडिंग है, ऑरा जो है, वो मेरा जो है, वो जो मेरा ऑरा है, वो उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये भी मुझे ट्रीटमेंट अपना साथ में करना है। थैंक यू वेरी मच। मेरा टॉपिक थोड़ा लंबा था तो मैंने यहाँ पे इसको खत्म किया। कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लास्ट वाले point हेलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू भैया। सबको नमस्ते। Thank you, sir. Sir, I want to ask question. क्या टाइम खत्म है? बताइए जी। Hello. Thank you, sir. सर मेरे बेटे को है ना म्यूकरमाइकोसिस हुआ, कोविड से वो रिकवर हुआ। हाँ। फिर उसको घर में लाने के बाद में थोड़ा सर दर्द होता था, आंख दर्द होता था और ऊपर का नीचे का दांत दुख रहा था, राइट साइड का। मेरा ये कटने वाला है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे आप मुझे बताएंगे क्योंकि ये कटने वाला है मेरा 40 मिनट का सेशन था ये। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को लेके आइए इसको। मैं